नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, नस्लवाद। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है जो इसके इतिहास से लेकर आज की स्थिति और यहाँ तक कि भविष्य की भी पड़ताल करती है। सही। तो हमारा मकसद है कि इस मुश्किल मुद्दे की परतें खोलें और इसे थोड़ा बेहतर समझें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आज भी है, दुनिया भर में अलग-अलग शक्लों में। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले नस्लवाद है क्या? रिपोर्ट कहती है कि ये सिर्फ ये मानना नहीं कि कोई एक नस्ल दूसरी से बेहतर या कमतर है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ किसी व्यक्ति का पूर्वाग्रह नहीं है। ये चीज़ संस्थाओं में, हमारे सामाजिक ढांचों में भी अंदर तक समाई हो सकती है। मतलब सिस्टम में ही, जैसे प्रणालीगत नस्लवाद कहते हैं। बिल्कुल, वही प्रणालीगत नस्लवाद। तो ये सिर्फ किसी की सोच नहीं, ये व्यवस्था का हिस्सा भी बन जाता है। अगर इतिहास देखें तो रिपोर्ट बताती है कि पुरानी सभ्यताओं में भी ज़ेनोफोबिया था। हाँ, बाहरी लोगों से डर। हाँ, पर वो शायद कल्चरल ज्यादा था, बायोलॉजिकल नस्ल पर उतना आधारित नहीं था। सही कहा। जैसे ग्रीक या रोमन साम्राज्यों में गुलामी थी, पर वो नस्ल के आधार पर नहीं थी ज्यादातर। हाँ। जो आधुनिक नस्लवाद है, उसकी जड़ें, जैसा रिपोर्ट में लिखा है, वो उपनिवेशवाद के समय से ज्यादा जुड़ती हैं। कॉलोनियलिज्म से, मतलब 15वीं 19वीं सदी। जी हाँ। उस दौर में यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने के लिए या फिर नेटिव लोगों को हटाने के लिए नस्ल को एक तरह से बहाने की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब इसे सही ठहराने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से वो वैज्ञानिक नस्लवाद जैसी खतरनाक सोच निकली। ओ हाँ, जैसे वो सोशल डार्विनिज्म। ये रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हाँ, सोशल डार्विनिज्म, कि भाई समाज में भी सबसे फिट ही बचेगा। उसने उस सोच को और मजबूत किया कि कुछ नस्लें तो कुदरती तौर पर ही दूसरों से बेहतर है। और 20वीं सदी में तो उसके बहुत ही भयानक उदाहरण देखे हमने। अमेरिका में जिम क्रो कानून, दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद, नाजी जर्मनी का नरसंहार, वो सब। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बदलाव भी आया। दुनिया भर में इन विचारधाराओं को चुनौती मिलने लगी। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। जैसे उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन हुए, सिविल राइट्स मूवमेंट हुए अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा आई। इन सब ने नस्लवादी सोच पर सवाल उठाए। पर ये खत्म नहीं हुआ, बस शायद रूप बदल गया। बिल्कुल, आज भी ये मौजूद है। रिपोर्ट के हिसाब से मोटे तौर पर दो तरह का नस्लवाद दिखता है। एक तो है खुला नस्लवाद, जैसे नफरती भाषण देना या हिंसा करना, जो साफ नजर आता है। हाँ। और दूसरा है प्रणालीगत नस्लवाद। ये ज्यादा छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ कैसे? मतलब रोजमर्रा की चीजों में। प्रणालीगत नस्लवाद के उदाहरण हैं। यहाँ पूरा सिस्टम ही किसी न किसी समूह को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और रिपोर्ट कहती है कि ये पूरी दुनिया में है। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन इसी प्रणालीगत मुद्दे की तरफ ध्यान खींचता है। जी, और यूरोप में भी अप्रवासियों और कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बना है। भारत में देखें तो ये जातिवाद और रंगभेद के साथ मिल जाता है मामला और पेचीदा हो जाता है। हाँ, और चीन में उइगर समुदाय का मसला भी सामने है। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये सिर्फ नफरत है या कुछ और भी? हाँ, और बाहरी ग्रुप से थोड़ा डर या शक। बिल्कुल, आउट ग्रुप से। फिर सामाजिक राजनीतिक कारण भी है। कई बार नस्लवाद का इस्तेमाल सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। हम ताकत बनाए रखने के लिए। हाँ, और आर्थिक पहलू तो है ही। संसाधनों का बंटवारा अगर बराबर नहीं है या शोषण हो रहा है, तो उसे सही ठहराने के लिए भी नस्लवाद एक आसान बहाना बन जाता है। बड़ी तस्वीर देखें तो ये अक्सर ताकत और संसाधनों पर कंट्रोल की लड़ाई से ही जुड़ा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। रिपोर्ट में अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन जैसी कामयाबियों का जिक्र है। हाँ, और दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के जो सत्य और सुलह आयोग बने, उनका भी। आजकल कंपनियों में DEI कार्यक्रम होते हैं, विविधता, समानता, समावेशन। जी हाँ, DEI। और सोशल मीडिया ने भी जागरूकता फैलाने में मदद की है। वो हैशटैग्स चले थे ना, #BlackLivesMatter, #StopAsianHate। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब अच्छी बातें, पर चुनौतियां अभी भी हैं और गंभीर हैं। रिपोर्ट चिंता जताती है कि दुनिया के कई हिस्सों में वो धुर दक्षिणपंथी नस्लवादी विचारधाराएं फिर से सिर उठा रही हैं। हाँ, ये सुनने में आ रहा है। एक और बड़ी चिंता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI को लेकर। AI वो कैसे? अगर AI को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है,
उसी में भेदभाव या पूर्वाग्रह है तो एआई भी वही सीखेगा और उसी भेदभाव को आगे बढ़ाएगा, अनजाने में ही सही। ओ, ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, और एक और बात, भविष्य में जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा, पानी और बाकी संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। तो क्या उससे भी नस्ली तनाव बढ़ सकता है? आशंका तो यही है, रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नस्लवाद कभी पूरी तरह खत्म हो पाएगा? शायद पूरी तरह कभी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंसानी स्वभाव से, वो समूह बनाने की प्रवृत्ति से जुड़ा है। लेकिन रिपोर्ट एक उम्मीद भी देती है। अच्छा। हाँ, कि सही नीतियों से, शिक्षा से, आपस में बातचीत बढ़ाने से और तकनीक का अगर हम सही जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो इसे काफी हद तक काबू में किया जा सकता है, इसके असर को बहुत कम किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो नस्लवाद एक बहुत ही गहरी, एक पेचीदा चुनौती है। इसका इतिहास लंबा और दुखद रहा है। जी। लेकिन ये भी सच है कि बदलाव मुमकिन है और कोशिशें लगातार हो रही हैं। हाँ, बदलाव होता रहा है। तो इसका मतलब यही है कि नस्लवाद का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या कदम उठाते हैं, व्यक्ति, सरकारें, संस्थाएं, सब मिलकर। जागरूकता, जवाबदेही और सबसे जरूरी एक दूसरे के लिए सहानुभूति। हाँ, सहानुभूति, यही आगे का रास्ता दिखा सकती हैं। जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। आज की जो तकनीक है, खासकर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नस्लवाद से लड़ने में एक ताकतवर औजार बन सकती है या फिर अनजाने में इसे और हवा दे सकती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।